शायद किसी को यमराज दिखे, शायद किसी को विष्णु रूप दिखे। मैं जानता हूँ आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ये इंस्टाग्राम पे आएगा। आपकी रुचि हिंदी कविताओं में कब और कहाँ से शुरू हुई है? हर कोई किस्मत वाला नहीं होता कि हर किसी के पास पैसा हो। कौवे की तरह आइए, अपना घर का काम करिए और फटाफट अपने डांस की तरफ चले जाइए। और इस इंडस्ट्री में कभी पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता, कभी आपको बहुत पैसा मिलता है, कभी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। कि जब शब्द आपके साथ नहीं है तो आप मंच का सहारा लेते हैं। मुझे जो सबसे प्रिय लगा वो था गोपाल दास नीरज जी की कविताएं। आप 60 साल के ऊपर हो गए हो तो आप मथुरा काशी जाओ या आप घर बैठ करके साल भर के सीरियल देखो। पर जब इंस्टाग्राम पे हम किसी और को अच्छा करता हुआ देखते हैं तो क्या हमें खुशी होती है कि क्या हमें जेलसी होती है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्ते, स्वागत है आप सबका कवि अनकवर्ड के पहले अध्याय के पहले एपिसोड में। क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो हम एक छोटा सा परिचय देते हैं कवि अनकवर्ड का। हमने म्यूज़िक आर्ट पोएट्री के लिए काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मुंबई में आयोजित किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र सिर्फ मुंबई नहीं होना चाहिए और हमें मुंबई से आगे बढ़कर दूसरे देशों और इस देश के अलग हिस्सों में भी पहुंचना है। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे हम बहुत सारे कवियों से मिलेंगे। ये कुछ प्रसिद्ध कवि भी होंगे और कुछ ऐसे कवि भी होंगे जिन्होंने आज तक कभी किसी मंच पे शायद परफॉर्म ना भी किया हो। आज के हमारे जो कलाकार हैं उनको आप जानते हैं एक डांस गुरु के रूप में, एक कोरियोग्राफर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में और भी बहुत कुछ। बट शायद इनके लिए ये भी काफ़ी नहीं था और इन्होंने अपने जीवन में अब एक एंट्री दी है हिंदी पोएट्री को। तो हम सब मिलके स्वागत करते हैं संदीप सोपड़कर जी का। थैंक यू सो मच। सर, हिंदी कविता जो है उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल। पर आपकी रुचि हिंदी कविताओं में कब और कहाँ से शुरू हुई है? बचपन से शुरू हुई या आगे जाकर आपके जीवन में इसकी एंट्री हुई, वो हम जानना चाहेंगे। कविताओं का शौक तो स्कूल के दिनों से रहा। हर कोई बच्चा जो है स्कूल में कविताएं पढ़ता है, लिखता है, एग्जाम्स में भी आती हैं। तो काफ़ी कविताएं हमने पढ़ी स्कूल के दिनों में। हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविता मधुशाला इतनी प्रसिद्ध है, हर किसी ने पढ़ी है। दिनकर जी की कविताएं हैं कुरुक्षेत्र और लक्ष्मी रथी, सब कविताएं काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्त डिजाइनर रोहित वर्मा की जो दादी हैं महादेवी वर्मा, उनकी भी कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही और स्कूल के सिलेबस में भी वो कविताएं रहती हैं। निराला जी की कविताएं हो गई और काफ़ी कविताएं पढ़ता था हमेशा। पर मुझे जो सबसे प्रिय लगा वो था गोपाल दास नीरज जी की कविताएं। उनकी एक कविता के कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिन्होंने मुझे डांस की तरफ और खींचा। तो स्कूल के दिनों में डांस का शौक तो था पर उसकी तरफ खिंचाव जब बढ़ता है किसी स्टूडेंट का, वो कविताओं को पढ़ करके ज्यादा बढ़ा। उन्होंने तो वैसे भी काफी गाने लिखे हैं, फिल्मों में गाने लिखे हैं। ए भाई जरा देख के चलो, वो सब गाने उनके हैं। रंगीला रे, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, ये सब प्रसिद्ध गाने तो हैं उनके। पर उनकी कविता थी, उसके कुछ लाइनें हैं। दुख में नाचो सुख में नाचो, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे। दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे। कौन रे जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। तो ये लाइनें जो थी एकदम से कनेक्ट कर गई मेरे साथ कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट। ये भी माना जाता है कि डांस जो है वो पूजा है, साधना है। कला जो है साधना पूजा है। सो ये जो कला है, ये कला ही है जो आपको आगे बढ़ाती है। और ऐसी कविताएं जो होती हैं वो आपको शायद उस तरफ और घुमाती हैं कि आप उस तरफ जाइए। कि कला जो है वो पूजा है। पूजा रहती है तो साधना रहती है और ये साधना ही है जो आपको आगे लेकर के जा सकती है। आई थिंक ये जो चीजें हम लोग कविताओं में सीखते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे एज अ बचपन में मेरे साथ रह गया। उनकी लाइन, कुछ एक और लाइनें हैं उनकी। भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है,
भक्ति भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान से मिलाती है, भक्ति भगवान को बनाती है। और ये भक्ति डांस के थ्रू ही होती है। डांस जो है माध्यम है पूजा करने का, भक्ति करने का। तो जब पढ़ते हैं ये सब चीजें एज अ कलाकार, जब बनना चाहते हैं कलाकार जी, तब आप जब ये पढ़ते हैं तो शायद लगता है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कला का मार्ग जो है वो इतना आसान नहीं है जी। और स्कूल में स्पेशली आपको बोलते हैं कि आप मत जाइए, पढ़ाई करिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। और जब मैं पढ़ रहा था तब तो बल्कि और ये था, डांस का मार्ग तो बहुत बहुत मुश्किल था। तो ये कविताओं ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और इसीलिए मैंने डांस का मार्ग अपनाया जी। मुझे याद है जब मैं पहली बार आपसे कुछ साल पहले मिली थी तो हमने डांस की ही बात की थी, बट अब क्योंकि हिंदी कविता एक अलग पहलू है जो हम दर्शकों के सामने ला रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको लगता है इन दोनों कला अभिव्यक्तियों में कुछ समानता है जब हम डांस और कविता की बात करें? बिल्कुल। आई थिंक हम डांसर जब डांस करते हैं तो कोई गाने होते हैं, और स्पेशली अगर फिल्मी डांस करते हैं तो बहुत गाने होते हैं जो कविताओं से ही बनते हैं। तो एकदम मिलाव तो है ही। और उन कविताओं के ऊपर किस तरह से हम लोग हमारे एक्सप्रेशन डालते हैं, भाव डालते हैं, भावनाएं डालते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे एक साथ ही जुड़ा हुआ है। कविता के बिना डांस अधूरा है, डांस के बिना कविता अधूरी है। दोनों साथ में रहेंगे तभी निखर के बाहर आता है। जी, सही बात है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब शब्द आपके साथ नहीं है तो आप मंच का सहारा लेते हैं और जब आपको लगता है कि नहीं, शायद मैं अपने भाव डांस से ज्यादा नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ लिख लेना चाहिए, क्या कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से दोनों कहीं ना कहीं पे तो साथ में रहते ही हैं जी। शब्द और डांस अगर साथ में मिल जाएं तभी आपके पास पहुंच सकते हैं जी। कहते हैं ना, डांस हैज नो लैंग्वेज। तो वो भाषा किस चीज की है? वो भाषा एक्सप्रेशंस की है। और एक्सप्रेशंस कहाँ से आते हैं? वो शब्दों से आते हैं। अगर शब्द ना भी हो मेरे पास तो वो एक्सप्रेशन से भी मैं आपको वो शब्द बता सकता हूँ। और अगर शब्द साथ में रहे तो वो काफी लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए मेरा हमेशा मानना ये है कि कहीं ना कहीं आपके डांस में शब्द होने चाहिए। हर जो इंसान आपके साथ बैठता है, सामने बैठता है मंच के सामने, शायद आपका डांस समझ ना पाए, तो शब्द के साथ में अगर डांस जुड़ जाए तो ज्यादा लोगों को छू पाता है, ज्यादा लोगों को मिल पाता है। लेकिन आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही व्यस्त रहती है, आप बहुत ट्रैवल भी करते हैं, तो इसमें कविता के लिए समय निकालना संभव हो पाता है? अभी तो काफी मुश्किल है, पहले तो आसान था, पर लेकिन पहले पढ़ता बहुत था कविताएं जी। अभी तो सब जब समय मिलता है एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते करते कभी कुछ लिखने का शौक आता है तो लिख लेता हूँ, पर लेकिन बहुत समय कम है लिखने के लिए। काश मुझे पास और समय होता तो मैं और कुछ लिख पाता। तो थोड़ा बहुत लिख करके मेरे शोज में उसको मैं प्रयोग करता हूँ। जैसे हमने डांस फॉर अ कॉज की शुरुआत की थी, तो पहला डांस फॉर अ कॉज का हमारा शो हुआ वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हुआ। वहां पे तो हमने सेव द टाइगर कॉज के ऊपर एक डांस किया था। बिल क्लिंटन, निकोलस सरकोजी जैसे दिग्गज लोग वहां पे उसको देखने आए थे, प्रशंसा की थी। पर जो दूसरा हमारा शो हुआ वो मैंने एक कविता पढ़ी और मुझे लगा उसके ऊपर मुझे कुछ करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे था। वुमेन एम्पावरमेंट था और वो बहुत सुंदर कविता है। वो कविता और कैसे आई मेरे जीवन में, मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल करा था। एयरपोर्ट पे जैसे हम लोग वेट करते हैं जी। और पास में किताब पड़ी थी, तो मैंने वो किताब उठाई और जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला जी, वो एक कविता थी। और मैंने उसकी फोटो निकाली और अपने पास रख ली, क्योंकि इतनी सुंदर कविता है। वो कहती है, हाँ वही वो सीता मैया है, वही वो राधा रानी है, वही वो रक्षा करने वाली माँ दुर्गा भवानी है। काली भी है अवतार उसका, वो रौद्र रूप धर सकती है, और अगर वो चाहे तो वो चंडी भी बन सकती है। वो दिए की लौ बनकर घर आंगन रोशन करती है, मत खेलो जज्बातों से, वो अंगार भी बन सकती है। भड़क उठी जो अग्नि सी वो गांव जला भी सकती है, जो हवा तूफानी लाओगे तो खाक तुम्हें कर सकती है। मंदिर में अपने रखते हो, पूजा भी उसकी करते हो, माँ कहकर आगे तुम नतमस्तक भी अपना करते हो। हर रूप में माँ स्वीकारा है, इस रूप में भी स्वीकार करो। माँ से पहले वो नारी है, नारी का सही सम्मान करो, नारी का सही सम्मान करो। जब मैंने कविता पढ़ी मुझे लगा कहाँ गया वो सम्मान? इतने डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स आ रहे हैं जी। कहाँ गया वो सम्मान? नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं,
और घर में जाकर के उसी पत्नी को पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये कहाँ गया ये सब? वो कविता ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने उस समय मेरी शादी थी जयसी रंधावा के साथ में, मैंने उनको कहा कि हम लोगों को इस पे एक शो करना चाहिए। तो बोली मैं तैयार हूँ। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को कविता पढ़ करके, कुछ देख करके इंस्पिरेशन मिलता है, और उस इंस्पिरेशन को बोलने में कुछ झक नहीं है। जी, तो ये जो आपकी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड अगर हम बात करें या इवन कोरियोग्राफी या रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपके काफ़ी, मुझे लगता है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या कविताएं कुछ मदद कर पाती हैं, या जनरली भी आपका उस बारे में क्या सोच, आप कैसे उन सब से अपने आप को उबार पाते हैं, निकाल पाते हैं? वेल आई थिंक चढ़ाव कम रहता है, उतार ज़्यादा रहता है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मिलते हैं आपको, काफ़ी नहीं मिलते, काफ़ी आप शूटिंग तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। और एज अ मेल डांसर आपको घर चलाना है, आपको अपने परिवार को देखना है, तो कहीं ना कहीं पे आपको पैसे की टेंशन भी रहती है जी। हर कोई किस्मत वाला नहीं होता कि हर किसी के पास पैसा हो, और इस इंडस्ट्री में कभी पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता, कभी आपको बहुत पैसा मिलता है, कभी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता जी। और चीटिंग भी बहुत होती है इस इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होता है कि क्या आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर जो है हमारा कैसे होगा। तो एक कुछ लाइनें हैं जो हमेशा मेरे कबर्ड के अंदर जो दरवाजा है ना, उसमें मैंने उसको लिख के रखा हुआ है जी। और जब भी मुझे लगता है कि मुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं अपनी कबर्ड तो रोज खोलता ही हूँ, पर वहाँ पे देख करके उसको पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सफल होगा, कुछ देर लगेगी, कुछ देर अवश्य लगेगी, पर हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बहुत सुंदर। सो कभी कभी लगता है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला जी। क्यों नहीं मिला, मे बी मेरे लिए नहीं था शायद। अच्छा। तो अपना काम करते जाओ, कहते ना सिंसेरिटी से काम करते जाओ। अगर अपना आप काम करते जाओगे, पूजा साधना समझोगे अपनी कला को, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे दुख नहीं होगा कुछ नहीं मिलने का। और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है जी। तो जब मिलता है उसको ऑफ कोर्स पब्लिसिटी इतनी बढ़ जाती है, लोगों को लगता है बहुत कुछ मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। और मैं अपनी बात क्यों करूँ, मेरे ख्याल से सबके लिए जी। जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी लोग होते हैं उनको शायद हर किसी को प्रमोशन नहीं मिल पाता जी। तो बैलेंस बनाना। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जब हम स्क्रॉल करते हैं, एक से बढ़कर एक फिल्टर्स आ गए हैं आजकल, हम लोग दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको हमेशा बैलेंस करती हैं। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है संदीप सर कि आप बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हमने शुरुआत भी की थी हमारे इवेंट्स की, जब उतना नाम नहीं था, तभी भी आपने कभी मना नहीं किया, आप हमेशा एक प्रोत्साहन देने के लिए पहुंच जाते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारे लोग जो थोड़ी बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, बट वो काफ़ी अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। और आपके इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे नाम, मतलब पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़मीन से हमेशा जुड़े हुए रहे हैं। तो इसके पीछे कौन सी आपकी ऐसी सोच रही है, भावना रही है, या कोई इंसान रहा है जिसने कि आपको इस तरह की एक कहें कि एक सीख दी है कि शायद हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, अपनी जो रूट्स है उसको मत भूलो? मैं इसका पूरा जो क्रेडिट बोलते हैं दे दूंगा मेरे सोनल मानसिंह जी को। पद्म विभूषण सोनल मानसिंह जी मेरी वो डांस से जुड़ी हुई, मैं उनको माँ मानता हूँ अपनी। उन्होंने मुझे टीका लगाया। जी जी, मैं वो कहानी पढ़ रही थी। तो
उन्होंने मुझे एक बात कही, जो हम लोग कलाकार हैं, लोग हैं, अगर हम 5 चीजें 5 पक्षियों से सीखें तो हमेशा हम लोग, जैसे आपने कहा, ग्राउंडेड रहेंगे जी। और हमेशा कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कला को हम एक धंधा नहीं बनाएंगे, उसको एक पूजा के रूप में स्वीकार करेंगे। पहला, एक कौवे के जैसे, काकस्नानम कहते हैं ना, कौवा क्या करता है, वो आता है, फटाफट नहाता है और चला जाता है जी। इसका मतलब आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं, उसको आपको कम रखना है और अपने डांस को ज्यादा महत्व देना है। तो कौवे की तरह आइए, अपना घर का काम करिए और फटाफट अपने डांस की तरफ चले जाइए जी। दूसरा, बगुला के जैसे, क्रेन, एक पैर पे खड़ा रहता है, लेजर शार्प फोकस, खट से अपने मच्छी को जो भी है पकड़ता है। तो अपनी कला में आपको वो फोकस की जरूरत है जी, जो आजकल शायद सोशल मीडिया के जमाने में फोकस नहीं, एकदम चला गया जी। तो फोकस करिए कि क्या पता आपके कब क्लास में आपका टीचर आपको क्या सिखा दे और वो आपके जहन में हमेशा जीवन भर रह जाए। जी। तो फोकस मत भूलिएगा, अपना गोल मत भूलिएगा। तीसरा, एक चिड़िया के जैसे, एक चिड़िया की भांति। चिड़िया क्या करती है, कभी आपने कोई मोटी चिड़िया देखी है? नहीं। आहार जो है वो एक कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने शरीर को एक मंदिर की भांति अपनाना, उसमें दारू, ड्रग्स, पिज्जा, चॉकलेट्स, बर्गर्स ये सब नहीं डालते हुए उसमें ऐसा आहार डालिए कि आपको जीवन भर आपको वो आगे ले जा सके। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, डांस के माध्यम से। तो ये एक चिड़िया। एक वुडपेकर के जैसे, वुडपेकर क्या करता है, एक जगह पे रहता है, 1000 बार मारता है जी। तब जाकर के वहां पर एक छेद होता है। जी। तो उसी तरह से एक डांसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि आप एक ही स्टेप को हजारों बार करें ताकि वो सपने में भी जब उठे आप तो वो स्टेप ठीक आ जाए। आजकल तो वर्कशॉप का जमाना है, इंस्टाग्राम पे वर्कशॉप, 2 दिन का वर्कशॉप, 2 घंटे का वर्कशॉप भी होता है। तो 2 घंटे के वर्कशॉप में एक वुडपेकर छेद तो नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं कलाकार को अपने एक ही डांस को लाखों हजारों बार करना है कि आप आंख बंद करके भी अगर करते हैं तो वो ठीक आए। तो लाइक अ वुडपेकर। और 5वां जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, एक चील की भांति सबसे ऊपर उड़ती है चील। आंखें कहाँ रहती हैं? जमीन पर। जी। तो आपको अपनी कला में बहुत अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, अखबार में नाम आएगा, सब कुछ होगा, पर लेकिन कलाकार जो है वो इस धरती पे डांस करता है, आसमान पे डांस नहीं करता। जी। तो अगर आप आसमान पे डांस करेंगे तो आप फटाफट गिरेंगे। जी। तो आप धरती से ही डांस करिए। कहते हैं डांस में आपको ग्राउंडेड रहना पड़ता है। जी। तो आप ग्राउंडेड रहिए ताकि आप यहीं से तो आपको सब कुछ मिलता है। तो अगर आप ये 5 चीजें 5 पक्षियों से सीख लें जी। तो आपका जीवन एक बहुत अलग दिशा की ओर निकल सकता है। मुझे ये सोनल मानसिंह जी ने सिखाया और आज तक मैं मेरे सब दोस्तों को भी सिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, आज आपके शो पे भी बात बोल रहा हूँ को भी सीखने को कि क्यों नहीं अपना सकते। जी। प्रकृति जो है और डांस जो है, हम सब जो है प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, यहीं से आते हैं हम लोग। तो इनसे हम क्यों नहीं कुछ सीखते? और हमारे आसपास ही सब पक्षी हैं, पशु हैं, उनसे सीखना बहुत आवश्यक बात है। जी। जी। तो ये जो डिजिटल आजकल ट्रेंड्स चले हैं और पूरी जो यंग जनरेशन खास करके उसी में लगी रहती है, उसके पीछे पड़ी रहती है, बट हमारा जो उद्देश्य है वो हिंदी कविता को, ठीक है, इस यंग जनरेशन तक भी पहुंचाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वहाँ तक भी पहुँचे जो कॉर्पोरेट्स आजकल टेंशन में रहते हैं, और ये उनको एक तरह का एक माध्यम दे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और शायद अपनी जो ये बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं उनको कम करने का। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कहाँ से समय निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा रास्ता है जो आप उन्हें दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी जीवन शैली बहुत ही रही है, जैसा हमने बात किया कि बहुत सबसे पहला रास्ता तो ये है कि थोड़े फोन से दूर रहिए। मैं जानता हूँ आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ये इंस्टाग्राम पे आएगा, पर लेकिन फोन जो है, मैं लोगों से जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का माध्यम नहीं है। कहीं ना कहीं पे हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं अपने फोन को लेकर के कि अपने लोगों से भी हम दूर चले गए हैं। जी। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं तो दरवाजे बंद कर देते हैं। कला जो है वो लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें कहीं ना कहीं पर लोगों से हमेशा जुड़ाव रखना है। हमारी इच्छाएं भी बहुत होती हैं
पर जब इंस्टाग्राम पे हम किसी और को अच्छा करता हुआ देखते हैं तो क्या हमें खुशी होती है कि क्या हमें जलसी होती है? तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और फोन हमें अपने लोगों से जो जोड़ने का माध्यम बना था, अभी वो जोड़ने का माध्यम नहीं रहा, वो दूर होने का माध्यम हो गया है। मैंने कविता लिखी थी कुछ समय पहले इच्छाओं के ऊपर, मैंने इच्छाओं की बात की आपसे जी। और वो क्यों लिखी मैंने, डांस कंपटीशन में बहुत जजिंग किया तो देखा कि काफी लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता अलग अलग कारणों से। पर जिसके साथ आप आते हैं, आपका दोस्त है या जो भी दोस्त के साथ आते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा होना चाहिए था जी। उसका कैसे हो गया, और वो जज अच्छा नहीं है, उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, और फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इच्छाओं का भी एक रूप होता है, कभी छाँव कभी धूप होता है, कभी शोरों सी गर्म लगती है तो कभी सपनों सी नरम लगती है, कभी समुंदर की लहरों सी लौट कर चली आती है, कभी नदी की लहरों सी छू कर निकल जाती है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि काफी बार सीनियर सिटीजन डांस करने आते हैं। मैंने जिंदगी भर बहुत सोचा था डांस करने का, पर लेकिन कभी कर नहीं पाई। अभी करना चाहती हूँ। तो समुंदर की लहरों सी लौट कर चली आती हैं, कभी नदी की लहरों सी छू कर निकल जाती हैं जी। कुछ पूरी हो जाए तो और जगाती हैं, अधूरी रह जाए तो उम्र भर तड़पाती हैं जी। खुद की पूरी हो तो मुस्काती हैं, दूजे की पूरी हो तो चल कर रह जाती हैं जी। साध लो इन्हें तो राह मिल जाएगी, बेखबर रहोगे तो जिंदगी उलझ कर रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे जब हम लोग इतना जजिंग करते हैं ना मैम, तो देखते हैं कि बहुत जलसी है। डांस का शौक है, गाने का शौक है, कला का शौक है, पर कला ने आपको क्या सिखाया कि आप दूसरे से जलस हो जाओ, दूसरे के लिए ताली ना बजाओ। अगर आपसे किसी ने अच्छा किया तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो कला सिखाती है, उससे कुछ सीखना चाहिए कि अगले शो में मैं थोड़ा अपने आप को बेहतर कर सकूं। और कहीं ना कहीं इस इंस्टाग्राम और फेसबुक के जमाने में ये चला गया है जी। देख करके ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, अच्छा नहीं है, खराब है, ये है, वो है। ये क्यों करना है? क्योंकि हर किसी का देखने का नजरिया जो है कला के प्रति, वो हर किसी का अलग है जी। शायद आपको कुछ अच्छा लगे, शायद मुझे वो अच्छा ना लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कला खराब है। तो उस पे अच्छा है बुरा बोलने वाला कोई जज नहीं है जी। एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, श्री कृष्ण मथुरा आए और वहां पर कंस सामने बैठे थे, और जब आए तो उनके लड़ने के लिए काफी रेसलर्स वगैरह वहां पर थे, लोग बैठे थे, बड़े बूढ़े बैठे थे, जवान बच्चे लड़कियां बैठी थी जी। हर किसी ने कृष्ण को अलग अलग रूप में देखा। जो वहां पे मल रहे थे, जो रेसलर्स थे, उनको लगा पहाड़ खड़ा है उनके सामने। जो आदमी लोग बैठे थे उनको लगा अरे ये तो युवक है, ये क्या करेगा। जो महिलाएं थी उनको लगा अरे कितना जवान सुंदर लड़का है, वाह। जो लड़कियां थी उनको लगा काश मेरा प्रेमी भी ऐसा होता, इतना सुंदर, इतना सुशील दिखने में। जो लड़के थे उनको लगा ये क्या करेगा, ये तो हमारे जैसा है, हमारा हम उम्र है, ये क्या कर पाएगा। कंस वहां बैठे थे, उनको लगा सामने यमराज खड़ा हुआ है, ऊपर से भगवान देखने आए, उनको विष्णु रूप दिखाई दिया जी। तो हर किसी को वो जो कला है वो अलग अलग रूप में दिखती है जी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृष्ण का रूप जो था वो खराब है ये। हर किसी ने उनको अलग नजरिए से देखा, अपने नजरिए से देखा जी। तो कला भी ऐसी ही है जी। शायद किसी को यमराज दिखे, शायद किसी को विष्णु रूप दिखे, तो कोई उसको जज करने वाला नहीं होना चाहिए। और अब ये ट्रोलिंग तो डेफिनेटली बंद होनी चाहिए जी। सही बात जी। कविताओं के बारे में भी जैसे कहा जाता है कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो जो अर्थ आपको समझ में आए, शायद वो अर्थ मेरे लिए अलग होगा, क्योंकि मेरे जीवन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अलग हैं। कुछ आपकी लिखी हुई रचनाएं सुनेंगे। थोड़ा पीछे जाते हैं, क्या कोई ऐसा समय रहा है जब आपके पास समय था काफी कविताएं लिखने का, शायद कोविड के टाइम पे अगर आपने कुछ लिखा? बिल्कुल, कोविड के समय तो समय ही समय था और तब मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी बात हुई, मैंने मेरे दूसरे बेटे को अडॉप्ट किया और उसी कोविड के बीचों बीच वो आया जी। और हम लोग को बहुत समय मिला एक साथ रहकर
पूरे परिवार को साथ में मिल करके रहने का। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि संदीप सर पहले बैचलर युवक रहे हैं जिनको एक बच्चा अडॉप्ट करने की जो अनुमति थी वो हासिल हुई थी। बिल्कुल। जी, जी। 2007 में मैंने मेरे पहले बेटे को अडॉप्ट किया और 2020 में दूसरे बेटे को अडॉप्ट किया। वो जो है वो डेफ एंड म्यूट है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो हम लोग साइन लैंग्वेज बहुत सीखते थे जी, ताकि हम लोग कनेक्ट हो सके, बात कर सके। तो उसने मुझे काफी कुछ सिखाया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तब मैंने कविता लिखी जी। और साइन लैंग्वेज में उसको मैंने उसके साथ में हमने बात की, करने की कोशिश की। आप भी मेरे साथ करिए और आप लोग भी मेरे साथ करिए। गुजर रही थी जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो रहे थे एक जरा से जुकाम से। पूरी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई। वक्त ने ये क्या सितम ढाया, दूरियां ही दवा बन गई। इसीलिए प्रेम की डोर बंधाए रखो, दिल से दिल को मिलाए रखो। क्या रखा है इस जीवन में, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और अच्छी वाणी से सबसे रिश्ते बनाए रखो। तो देखिए, बच्चे जब साथ में रहते हैं जी, तो उन्हें हम क्या सिखाएंगे? किताब तो जैसे ही पढ़ते हैं, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं जी। क्या सिखाना है कि आप लोगों से अच्छे से बात करिए, अच्छे से रहिए और प्यार करिए। बाकी सब तो स्कूल सिखा देता है, बाकी सब तो आजकल इंस्टाग्राम, गूगल सिखा देता है। गूगल तो गुरु बन गया है आजकल, यूट्यूब सिखा देता है। तो घर में केवल एक ही चीज सिखानी है और वो है प्यार, गुड मैनर्स, जो आजकल काफी लोगों में नहीं रहे। तो यही चीजें हम लोग घर बैठ करके सीखते थे, सिखाते थे, पकाते थे खाना। तब मैंने ये कविता लिखी और हम लोगों ने साथ में इसको सीखा। उसने मुझे इस कविता के साथ में किस तरह हम लोग एक्शन डाल सकते हैं, उसने मुझे सिखाया। तो आज मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर था ये। तो उसके बाद अभी अगर मैं देखूं, आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी पोएट्री रही है जो आपकी खुद की लिखी हुई है? तो अभी डांस फॉर अ कॉज के लिए अभी कुछ महीने पहले हमने एक शो किया फॉर सीनियर सिटीजन्स, और किस तरह से हमारे देश में 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं और हम लोग उनको देखा कर देते हैं। जी। आप 60 साल के ऊपर हो गए हो तो आप मथुरा काशी जाओ या आप घर बैठ करके सास बहू के सीरियल देखो। जी। आप लोगों को हम लोग, जो हमारे घर के वरिष्ठ लोग हैं, उनको हम लोग कहीं इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है, पूछते भी नहीं हैं। और कुछ लोग तो बाहर अगर काम करते हैं तो माँ बाप से फोन करके बात भी नहीं करते हैं। और मैं काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को डांस सिखाता हूँ, ओल्ड एज होम्स में सिखाता हूँ, ओल्ड एज लाइफस्टाइल्स में डांस सिखाता हूँ। उनके काफ़ी फाउंडेशंस हैं जहाँ पे मैं डांस सिखाता हूँ। और सब लोगों का मुझे एक ही कहना था कि हमारे लोग हमें फ़ोन नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, उनके साथ में व्यस्त रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे आपस में दोस्त बनाते हैं। और उनके काफ़ी लोग, एक और बड़ा उनका समस्या है लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि उनके जो पार्टनर्स थे, जीवन साथी थे, शायद वो नहीं रहे अभी, या अलग हो गए हैं। कुछ एक बेटी के पास रहता है, दूसरा बेटे के पास रहता है, तो कहीं ना कहीं पे वो लोग अकेले हैं। और हम लोग को उनकी महत्वता तब याद आती है जब वो चले जाते हैं। आई मिस माई फादर, आई मिस माई मदर, आई मिस माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। पर जब वो थे तब आपने उनके लिए कितना किया। ये जब मैं सोचता था तब मैंने ये कविता लिखी जी। और वो कविता है, टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, क्योंकि एक दिन वो खुद ब खुद झड़ जाएंगे। अपने बूढ़े माता पिता से जरा मिल लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन वो बस तस्वीर बन जाएंगे। बार बार एक ही बात दोहराने पर उन्हें मत रोको टोको तुम, क्योंकि एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब से तुम, खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब से तुम, क्योंकि एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी, जरा पूछ लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन तुम्हारे ये सवाल भी अधूरे रह जाएंगे।
टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, क्योंकि एक दिन वो खुद ब खुद झड़ जाएंगे। कभी कभी बिना वजह उन्हें गले लगा लिया करो तुम, कभी बिना वजह उन्हें गले लगा लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन तुम्हारे हाथ भी खाली रह जाएंगे। कभी बैठकर उनके पुराने किस्से सुन लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन ये किस्से भी हवा हो जाएंगे। कभी उनके कांपते हुए हाथों को थाम लिया करो तुम, कभी उनके कांपते हुए हाथों को थाम लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन वो तुम्हारा हाथ छोड़ जाएंगे। कभी उनकी धीमी चाल पर मिलकर बैठकर मुस्कुरा लिया करो तुम, क्योंकि एक दिन ये कदम भी थम जाएंगे। टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, क्योंकि एक दिन वो खुद ब खुद झड़ जाएंगे। जो जीते थे तुम्हारे लिए हर पल, एक दिन तुम्हारी यादों में बस जाएंगे। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, खिला दो उनके मनपसंद का तुम, खिला दो उनके मनपसंद का तुम, क्योंकि एक दिन बुलाने पर भी श्राद्ध का खाना खाने नहीं आएंगे, श्राद्ध का खाना खाने नहीं आएंगे। टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, क्योंकि एक दिन वो खुद ब खुद झड़ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे माँ बाप चल नहीं पाते जी, हम लोग उन्हें सहारा नहीं देते हैं, लकड़ी थमा देते हैं। व्हील चेयर बिठा करके, आजकल तो रिमोट की व्हील चेयर आ गई है जी, तो व्हील चेयर को धक्का भी नहीं देते हैं। तो ये सब जब मैं देख रहा था मेरे क्लासेस में, मुझे बहुत बुरा लगा। पैसे की कमी नहीं है किसी के पास में, सब कुछ है, पर जो चाहिए वो इंसान साथ में नहीं है। ये मत खाइए आपको डायबिटीज है, ये मत खाइए आपको ब्लड प्रेशर है, और बाद में जब श्राद्ध होता है तब सब उनके मनपसंद का पकवान पकता है, जी, और जब उनको खाना था तब तो खाने नहीं दिया हमने उनको। तो ये जब चीजें मैं देखता था मेरे क्लासेस में, तब ये कहीं ना कहीं कविता के रूप में बाहर आई, और फिर मैंने उसका एक शो किया कुछ समय पहले, अभी फिर से मैं करने वाला हूँ अगस्त में उसका शो। तो आई थिंक मेरे डांस का, मेरे शो डांस फॉर अ कॉज का जो इंस्पिरेशन है काफी बार कविताओं से ही आया है, और कविताओं से, श्लोक, संस्कृत के श्लोकों से आया है। कहीं ना कहीं पे हमें ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यही कविताएं जो हैं वो आपको अलग अलग चीज़ों को महसूस कराती हैं जी, और जब तक आप वो महसूस नहीं कर सकते तब तक आप जीवन क्या जिएंगे आगे। जी, और अचीवमेंट तो बहुत मिलेगा आपको, आप काम करते हैं, आपका शो हिट होगा, मेरा डांस हिट होगा, तो अचीवमेंट तो बहुत मिलेगा, पारिवारिक अचीवमेंट भी मिलेगा, पैसों का अचीवमेंट भी मिल सकता है आपको बहुत आगे आप जा सकते हैं अगर आप मेहनती हो। पर कहीं ना कहीं अपने भगवान को, अपने बड़े बूढ़ों को धन्यवाद साथ में बोलना कि आपके कारण मैं आगे बढ़ा हूं, ये चीजें कहाँ चली गई। काफी बार मेरे डांस क्लास में लोग आते हैं ये बोल करके, जवान बच्चे, हम घर छोड़ करके आए हैं, लड़ करके आए हैं, क्योंकि हमको डांस के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पर मेरा ये मानना है कि हमारे बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद है वो ही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि अगर कहीं आपको सेटबैक होता है, कुछ आपको नहीं मिलता, तो आप रोते हुए किसके पास जाओगे? जी, ना आपका कोई दोस्त रहेगा, ना परिवार वाला कोई रहेगा, मम्मी पापा साथ में नहीं है, तो किसका कंधा मिलेगा आपको आंसू पोंछने के लिए? जी। एक बाबा बुल्ले शाह की एक बहुत प्रसिद्ध पंजाबी कविता है जिसका हिंदी अनुवाद मैंने एक बार पढ़ा, और मुझे लगा कि वो कविता हम सबको कहीं ना कहीं पे एक थैंक यू बोलना सिखाती है। अपने आप को धन्यवाद बोलना, अपने लोगों को धन्यवाद बोलना, और ईश्वर को धन्यवाद बोलना कि जो भी मुझे दिया आपने, बहुत कुछ दिया। क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास वो नहीं है। जब मैं अनाथ बच्चों को डांस सिखाता हूँ, या फिर मैं कुछ पार्किंसंस पेशेंट्स को डांस सिखाता हूँ, तो मुझे देख के लगता है कि मुझे कितना मिला है, मुझे कितना मिला है। और मैं, हर किसी की इच्छा तो रहती ही है, पर वो इच्छाओं को मैंने ये बोलना कि मुझे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच। तो बाबा बुल्ले शाह की कविता एक स्टोरी है उसके साथ में। बाबा बुल्ले शाह 16वीं सदी के प्रसिद्ध कवि रहे, सूफी रहे। वो घर घर जाते थे
जो मिलता था वो लेते थे, खाते थे। उनके शागिर्दों के साथ में एक दिन जा रहे थे, बहुत गर्मी थी जैसे अभी आजकल हो रही है जी। और पूरा रास्ता आग निकल रहा था, सूरज आग फेंक रहा था, पसीने से तर था, फटे कपड़े थे। एक पेड़ की छाया मिली तो अपने शागिर्दों के साथ जाकर के बैठ गए। तो एक शागिर्द आया, उसने एक कटोरी पानी दिया और कहा बाबा पानी पी लीजिए। बाबा ने एक घूंट पानी पिया और कहा कि बाकी सब आपस में बांट लो। तो उसने बड़ी हिम्मत की और बाबा से पूछा कि बाबा आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस भगवान का इस कदर शुक्रिया अदा करते हैं जैसे मानो उसने आपको पकवान खिलाए हो, हीरे जवाहरात से नवाजा हो, आपको खूब शीतल पानी पिलाया हो। पर असली बात तो ये है कि हम सबके बीच में बस ये कटोरा पानी है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और कपड़े देखिए हमारे किस तरह से फटे हुए हैं, गीले हैं। तब बाबा बुल्ले शाह ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा उगते सूरज को ढलते देखा, उगते सूरज को ढलते देखा, बुझते दियों को जलते देखा, हीरे की कीमत कोई न जाने, खोटे सिक्कों को चलते देखा। जिनका ना था जग में कोई, जिनका ना था जग में कोई, उनके बच्चों को पलते देखा। मैंने अनाथ को अडॉप्ट किया है, मैं बोल सकता हूँ जिनका ना था जग में कोई, उनके बच्चों को पलते देखा। उस रब की कृपा बनी रही तो लोगों को पानी पर चलते देखा जी। और अगर कृपा न बनी तो बैठ हाथों को मलते देखा। कुछ लोग तो कहते हैं मेरी दाल नहीं गलती, कुछ लोग तो कहते हैं मेरी दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर पिघलते देखा। और ये आखिरी पंक्ति सुनिएगा, कुछ लोग तो नंगे फिरते हैं, कुछ लोग तो नंगे फिरते हैं, न सर के ऊपर छाया, मुझे तो रब ने सब कुछ दिया, मैं कृतज्ञ उसकी माया, मैं कृतज्ञ उसकी माया। बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं पर वो थैंक यू बोलना जी, कि जो हमें मिला है वो बहुत मिला है, वो बहुत कम हो गया है। उसने इंस्टाग्राम पे यहाँ गया, यहाँ ट्रैवल किया, मुझे भी जाना चाहिए। जी। उसने ये कपड़े पहने हैं, मुझे भी ऐसा कपड़ा पहनना है। उसने ये मेकअप किया, मुझे भी ऐसा मेकअप करना है। जी। उसकी जगह हम ये बोलें कि जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। तो अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें बिना मांगे मिल जाएंगी। जी। तो ये चीजें शायद हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल। और कविताओं के माध्यम से ही हम सब इसका एहसास कर पाते हैं। जी। मैंने भी ऐसा एहसास किया कविताओं के माध्यम से बचपन से। जी। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को इस तरह का मिले। जी। जी। तो हम इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे आ चुके हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या हमारे लिए कि हम और किस तरह से इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की जीवन में कुछ शायद ऐड कर पाएं कुछ अच्छा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हिंदी कविताओं को लेकर के कुछ करने की कोशिश की। आजकल इंग्लिश में बहुत कुछ होता है जी। हिंदी को शायद कहीं ना कहीं हमने एक सेकंड लैंग्वेज बना दिया है। स्कूल में भी सेकंड लैंग्वेज ही बोलते हैं जी। पर लेकिन वो हमारी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए, पहली भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब की मातृभाषा जो है वो हिंदी ही है जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपका ये जो एपिसोड है, आपका ये जो पॉडकास्ट है वो अच्छा करे और इसके माध्यम से लोगों को और हिंदी में उत्सुकता हो और आपका शो अच्छा करे। थैंक यू संदीप जी। ठीक है दर्शकों, तो फिर हम अगली बार आपसे मिलेंगे और तब तक संदीप जी का जो पॉडकास्ट है वो सुनिए और इससे प्रोत्साहित होइए और हिंदी में कविताएं लिखिए। थैंक यू।